गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो 31। लेकिन थोड़ा सा पहले हालचाल ले लिया जाए आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? वीडियो देख रहे हैं? उम्मीद तो नहीं है कि वीडियो देख रहे होंगे। अगर देख रहे होंगे, कभी कभी मन करता होगा वीडियो देखने का। वीडियो देखने के लिए मोबाइल स्टार्ट करते होंगे तो घुस जाते होंगे रील्स में। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, चल रहा है, रील्स चल रहा है। टाइम का भी पता नहीं चलता है रील्स देखते समय, बस चल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेस और बाप से पंगा नहीं लिया जाता है। बाप से पंगा लोगे तकलीफ होगा, है ना? इसलिए मन लगा के थोड़ा फिजिक्स में मन लगाइए। मन लगाइएगा, पिताजी से प्यार कीजिएगा, पिताजी एक अच्छे जगह पर पहुंचा देंगे। अब नहीं तो जानते ही हैं, पिताजी का गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है किसी से। थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलिए। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए। ये आपको अगर इंजीनियरिंग में आप पता कर सकते हैं किसी का नहीं हुआ तो भाई फिजिक्स उसका अच्छा नहीं था। इंजीनियरिंग में फिजिक्स अच्छा नहीं था। तो इसको थोड़ा सा मन लगाइएगा, तभी कुछ अच्छा कर पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, एरिया वेक्टर। ऐसे तो बहुत सारा कुछ कंसेप्ट है हम लोग जानते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होता नहीं है बट इट इज ए कंसेप्ट, है ना? जब चार्ज वस्तु का साइज दो वस्तु के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, देन इट बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। इसको मान लिया जाता है, कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। उसी तरह से क्या है ना कि एरिया जो है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हमने टॉपिक डाला एरिया वेक्टर। इसका मतलब है कि यहां पर ये एक कंसेप्ट है। एरिया को हम लोग एक वेक्टर के जैसा ट्रीट कराते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, उसका कुछ कंडीशन है। उसी कंडीशन को यहां समझना है। क्या कह रहा है कि जब कोई एरिया, जब किसी सरफेस के एक बहुत छोटे एरिया की बात करेंगे, when the area of a surface is very small, जब किसी सरफेस का एरिया बहुत छोटा हो जाए, किसी सरफेस के एक छोटे से एरिया की बात करेंगे, then this small area is treated as a vector quantity। कह रहा है कि when the area of a surface is very small, then it is treated or considered as a vector quantity। कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? जब किसी सरफेस का एरिया बहुत छोटा लिया जाएगा, व्हेन द एरिया ऑफ ए सरफेस इज वेरी स्मॉल। अब जब इसको वेक्टर ट्रीट कराया जाएगा, वेक्टर माना जाएगा, तो फिर इसका एक डायरेक्शन भी तो लिया गया होगा। तो कहता है द डायरेक्शन ऑफ
area vector is normally outward to the surface। तो अगर हम एक सरफेस के छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, देन इट बिहेव्स एज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब ये वेक्टर होगा तो फिर इसका डायरेक्शन किधर लिया गया होगा भाई? तो कहता है कि जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? उस सरफेस पर नॉर्मली और आउटवर्ड। जैसे इस व्हाइट बोर्ड के एक छोटे से एरिया की बात करें, ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, it is a very small area in comparison with this whiteboard, then it behaves as a area vector, having direction किधर? normally outward। अगर हम जिस रूम में खड़े हैं, इस रूम के छोटे से फर्श के छोटे से एरिया की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्मली आउटवर्ड यानी ऊपर की ओर। अगर इस रूम के सीलिंग के एक छोटा सा एरिया वेक्टर की बात करें, सीलिंग का, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नॉर्मली डाउनवर्ड, क्योंकि इस सीलिंग का आउटवर्ड किधर हो रहा है? नीचे। तो इस तरह से किसी भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। उस सरफेस पर तो नॉर्मल होगा, साथ में आउटवर्ड भी होगा। क्लियर है? तो ये एक कंसेप्ट की बात है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रख दिया जाए, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रख दिया जाए तो उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, उसकी संख्या को, मान लीजिए 10 लाइन पास किया तो फ्लक्स हो जाएगा 10, 25 लाइन पास किया फ्लक्स हो गया। अगर एक ही लाइन पास किया देन फ्लक्स विल बी 1, एक भी लाइन नहीं पास करा फ्लक्स विल बी 0। तो अगर किसी सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। एक छोटा सा कंडीशन है नॉर्मली। क्या कंडीशन है बताते हैं। ये नॉर्मली का क्या मतलब है? मतलब कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए through a surface is defined as the total number of electric field lines passing through the surface normally। ये थोड़ा सा समझने का चीज है। क्या कह रहा है? डेफिनेशन तो वही है, सिंपल है। कह रहा है कि अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सरफेस से होकर कितना फील्ड लाइंस पास करेगा। जैसे दैट इज, समझिएगा यहाँ पर, दैट इज मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग फील्ड को फील्ड लाइन से दर्शा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद है?
जहाँ फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ फील्ड लाइन सट जाएगा, जहाँ फील्ड वीक होगा वहाँ फील्ड लाइन्स दूर हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बता सकते हैं? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंट। क्यों? क्योंकि सब जगह तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो ऐसा, तो मान लिया जाए हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और इक्विडिस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है इसलिए इक्विडिस्टेंट, दूरी बराबर बराबर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, एक सरफेस को रख देना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, एक सरफेस को रख देना है। अब आप देखिए तो इस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 सर, 4 पास कर रहा है सर। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4, ओनली 4 हो गया, यही है तो फ्लक्स। और साथ में कह रहा है कि जो फील्ड लाइंस होना चाहिए सरफेस से परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। अच्छा अब आप बताइए तो सर, जो फील्ड लाइंस होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर, समझिए। तो अगर हम पूछे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है, और अगर हम पूछे कि तो फिर बताइए कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बन रहा होगा, तो सर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, एरिया वेक्टर भी सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया ले लें ds, तो इसका डायरेक्शन किधर, इधर ds। और कह रहा है फील्ड लाइंस जो होना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि सरफेस को इस तरह से रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, ये कंडीशन है। और अगर इस तरह से परपेंडिकुलर होता हुआ जितना भी लाइन पास करेगा उसकी संख्या को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही है। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर हम दोनों के बीच एंगल पूछे तो सेम डायरेक्शन हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर यानी सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। तो अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस स्थिति में उस सरफेस से जितना फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा उसकी संख्या को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर मजेदार बात क्या है जानते हैं, हम लोग तो अभी इसके पहले पढ़े ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े ना, और फील्ड लाइंस में क्या बताया, फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। अरे सर इमेजिनरी लाइंस है तो गिनेंगे कैसे, हाँ ये बहुत अच्छा बात है सर, आप कभी पढ़ाते इमेजिनरी लाइंस और फिर कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो भैया इमेजिनरी फील्ड लाइंस है तो उसको गिनेंगे कैसे सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर गिन तो नहीं पाएंगे, अब बताइए तो फिर सर फ्लक्स कितना होगा ही कैसे पता चलेगा, जब इमेजिनरी लाइंस है और हम उसको गिन ही नहीं पाएंगे, पता कैसे चलेगा सर कि कितना लाइन। अब आप सोचिए सोचिए कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कोई फॉर्मूला तो होता होगा ना, जब गिनती नहीं कर पाएंगे तो बहुत सिंपल सा बात है। हम बताए थे कि अगर फील्ड ज़्यादा होगा, फील्ड स्ट्रांग होगा, तो फील्ड लाइंस भी नज़दीक नज़दीक होगा। अब फील्ड लाइंस नज़दीक होगा मतलब मान लिया जाए हम और फील्ड लाइंस को नज़दीक नज़दीक कर दें, तो फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक करने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का ज़्यादा होना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होना। तो सर ठीक है, अपने मन से तो हम फील्ड लाइंस को नज़दीक नज़दीक नहीं कर सकते हैं, फील्ड लाइंस को अपने मन से तो नज़दीक नज़दीक नहीं किया जा सकता है, उसका कोई कंडीशन तो होगा। फील्ड लाइंस को नज़दीक नज़दीक कब ड्रॉ करेंगे,
व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा नज़दीक यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेगा। और अगर फील्ड लाइंस को हम बोले कि दूर दूर खींच दो जी, दूर दूर कब खींचेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो फील्ड लाइंस दूर दूर होगा, और फील्ड लाइंस दूर दूर होगा तो फ्लक्स भी जो सरफेस से लाइंस पास कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस है, जिसको कि हम फ्लक्स बोल रहे हैं, ये किस बात पर डिपेंड किया और कैसा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, फील्ड लाइंस नज़दीक यानी फ्लक्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फील्ड लाइंस दूर दूर यानी फ्लक्स कम। यानी कि जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और किस पर? सर अगर एरिया को छोटा कर दें तो उसी फील्ड में फील्ड लाइंस कम हो जाएगा, एरिया को बड़ा कर देंगे उसी फील्ड में फील्ड लाइंस ज़्यादा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दो बातों पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर और दूसरा सरफेस के एरिया पर। यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ? मैथमेटिकली it is measured as the product of electric field and area of the surface. It is denoted by phi. So phi is equal to electric field into क्या? एरिया ऑफ द सरफेस, और बोल सकते हैं phi is equal to E into एरिया। लेकिन कब ये फॉर्मूला? कब? जब फील्ड लाइंस यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। अब कभी कभी बात आएगी कि सर अगर फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं हुआ तब हो सकता है ना, तब तो सर डिफिनेशन कह रहा है कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही पास करना चाहिए, नॉर्मल पास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी सरफेस को ऐसा भी रख सकते हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं होगा, तब उस केस में फ्लक्स कैसे निकलेगा? सोच सकते हैं। चलिए देखा जाए, इसको लिखिए और हम लोग दूसरा केस देखते हैं कि अगर फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा तब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, चलिए बात कर रहे हैं कि अगर फील्ड लाइंस जो है सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा। इफ द फील्ड लाइंस passing through the surface is not perpendicular to the surface, दैट इज कैसा फिर बात कर रहा है सर? देखिए जो फील्ड लाइंस है अगर वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा तब सर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट? फ्लक्स क्या हुआ? ये कैलकुलेशन हुआ ना, किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो कितना फील्ड लाइंस, इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स कह रहे हैं। किसी सरफेस को फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो कितना लाइन पास करेगा, इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है फ्लक्स,
मतलब फिजिकल क्वांटिटी तो है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिनती तो हो रहा है, लेकिन कोई, तो इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन, है ना। तो कह रहा है कि अगर ऐसे रख दिया गया हो भाई, अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक भी लाइन यहां पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। अब इस स्थिति में फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो कह रहा है फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो एक छोटा सा एरिया ले लिया। अब देखिए तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा ही, इट इज ds एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया थीटा। आ गया ना। जबकि डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है कि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या किया जाए, सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में होता तब आसानी से E इंटू एरिया कर दिए रहते, यहाँ तो सर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर क्या किया जाए बताइए, सोचिए। इस तरह का काम हम लोग किए हैं, याद कीजिए ना वर्क डन। वर्क डन में भी कहता था कि अगर किसी वस्तु पर फोर्स लगे तो वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सर वर्क डन कितना हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक केस ऐसा भी 11th में पढ़े हैं आप लोग कि फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया भाई, तो क्या करते थे, तो जैसा कि डिफिनेशन कहता था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो हम लोग क्या करते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में लाते थे। कैसे, कंपोनेंट लेकर के। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर फोर्स का कंपोनेंट लेते थे F cos थीटा, देन वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा आता था, याद आया? अरे तो वही रूल यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी तो कंडीशन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब एरिया वेक्टर के तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही होता है, अभी पढ़ा है ना, एरिया वेक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया वेक्टर के तरफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि सर एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो फिर यहाँ पर भी वही काम करना होगा हम लोगों को। क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना होगा किधर, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब एरिया वेक्टर की ओर। देन इन दिस केस we take the component of इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब किधर, एरिया वेक्टर की ओर, दैट इज along the area vector, that is along the area vector। बस तो इस E का कंपोनेंट ले लेंगे इधर, थीटा के साथ कंपोनेंट E cos थीटा, that is along the area vector, that is E cos थीटा। तो therefore flux through the small area ds क्या हो जाएगा, इस स्मॉल एरिया का फ्लक्स ds कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, E cos थीटा इंटू ds, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा। ये आ गया फॉर्मूला। कब, जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा तब, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो थीटा जीरो,
थीटा 0 देन E इंटू ds यानी एरिया। अच्छा अब देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ds भी वेक्टर, एरिया वेक्टर, और साथ में cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds, लिख सकते हैं जी, E डॉट ds इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका। तो ये छोटा एरिया का, अगर पूरे एरिया का, देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द होल एरिया, पूरे एरिया का अगर फ्लक्स निकालने बोलिए, तो छोटा एरिया का ना फ्लक्स निकला, थ्रू द होल सरफेस, तो क्या करना होगा भाई, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर देना होगा किसको, EDS cos थीटा को ऑन द होल एरिया, जो भी होगा, या ऑल्सो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल्सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds ओवर द होल एरिया। इस तरह से हम लोग किसी भी सरफेस का क्या कर सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। तो 2 मिनट में थोड़ा सा रिपीट कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास करता है, लेकिन कैसे पास करना चाहिए, नॉर्मली। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। ठीक है, अब अगर नॉर्मल, तो फिर एक मिनट, अब ठीक है सर, नॉर्मली पास किया, तो चूंकि फ्लक्स तो फील्ड लाइंस की संख्या को कर रहे हैं, और फील्ड लाइंस तो सर इमेजिनरी लाइंस है, तो फिर सर कैलकुलेट कैसे, गिनती कैसे करेंगे, तो गिनती नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पर डिपेंड किया, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एरिया पर। तो फिर इसका क्या फॉर्मूला हो गया, फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, दोनों पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो इंटू में आ जाएगा। ओके, लेकिन फिर बात आती है कि अगर सर फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तब हम लोग जानते हैं रूल क्या कह रहा है, उस केस में कंडीशन जो है, सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर लाने के लिए हम लोग कंपोनेंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सा कंपोनेंट, जो सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कंपोनेंट लेंगे हम लोग, आ जाएगा E cos थीटा। अब इस छोटे से एरिया का हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल देंगे, और पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करा देंगे इन द होल एरिया, जितना भी होगा उसका एरिया। अगर स्फेरिकल सरफेस लेंगे तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, 4πr²। अगर जैसा भी सर्कुलर सरफेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, πr²। जैसा भी सरफेस लेंगे उस सरफेस के होल एरिया में इंटीग्रेट करा देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके लिए यूनिट और डायमेंशन जान ले। क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फाई, बता सकते हैं क्या, तो H फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया, E इंटू एरिया यानी न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो फाई के लिए क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। थोड़ा सा डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता ही दीजिए, आसान है, डायमेंशनल फॉर्मूला, H फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया, देन डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशन है MLT-3A-1, और एरिया के लिए L²। तो मिल करके क्या हो जाएगा, बता दीजिए, फाई का डायमेंशन क्या होगा, ML3T-3A-1। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हुआ। एक लाइन और नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर हुआ या वेक्टर। देखिए, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता चला सर, डॉट प्रोडक्ट आया ना, डॉट प्रोडक्ट यानी क्या, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट यानी क्या, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये आज हम लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसको कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक वीडियो को समझिए, फ्लक्स को समझिए, फ्लक्स कैसे निकलेगा, अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर नहीं है तो कैसे कैलकुलेट होगा। फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉस थ्योरम जो है फ्लक्स पर ही आधारित है। ठीक है, तो देखा जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तब समझ में आएगा। और अभी कम से कम फ्लक्स को याद रखेंगे कि फ्लक्स एक्चुअली हो क्या रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, कैसे, नॉर्मली। अगर नॉर्मल सरफेस दिया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू एरिया, और अगर सरफेस नॉर्मल नहीं पास कर रहा है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा से, जहाँ थीटा क्या है, जितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ओके, बाय।